Hello dear students, welcome back to BioStuff. Today we are going to start a new series of videos in which we'll be discussing the cell cycle and its regulation. Since it's one of the important and the hotspot topics of every single examination. बायोलॉजी और लाइफ साइंस के अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इससे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डिग इन करेंगे, डीप तक लेके जाएंगे एंड कंप्लीटली समझेंगे कि इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म चलते हैं एंड उसके बाद एज पर स्केड्यूल हम सीएसआर के अंदर जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी हमारी चैनल चूंकि न्यू चैनल है, ग्रोइंग चैनल है, लेकिन आपका सपोर्ट फिर भी बहुत अच्छा हमें मिल रहा है। लेकिन जब भी हम वीडियो कोई अपलोड करते हैं जितने व्यूज आते हैं उतने लाइक्स नहीं होते हैं। और मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है, जेन्युइनली अच्छा लगता है, तब जाके आप जरूर लाइक करें। अगर नहीं लगता है फिर लाइक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लगता है अच्छा, कुछ फायदा आपको मिलता है, तो देन वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी बेनिफिट हासिल हो सके। ठीक है जी, हम अब स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, सेल साइकिल एंड रेगुलेशन। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट सेल साइकिल इज। सेल साइकिल जो है ये सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं, सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल इवेंट्स। इसके अंदर होगा क्या, जीनोम का डुप्लीकेशन होगा, उसके बाद फाइनली हम सेल को डिवाइड करेंगे इनटू डॉटर सेल। अगर आपके पास एक सेल है और उसके अंदर आप सेल साइकिल चलाना चाहते हो, दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड द सेल इनटू डॉटर सेल्स। वो फिर अलग बात है, अगर माइटोसिस चलाओगे तो 2 सेल्स बनेंगी, अगर मियोसिस चलाओगे तो 4 सेल्स बनेंगी। लेकिन काम की बात यह है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे, वन बाय वन। इसके अंदर सबसे पहला काम हमारा रहेगा जीनोम को डुप्लीकेट करना, यानी रेप्लिकेशन करना जीनोम का। उसके बाद फाइनली वी विल बी डिवाइडिंग द सेल इनटू द रिस्पेक्ट टू डॉटर सेल्स। सो सेल साइकिल इट इज सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल इवेंट्स। इसके अंदर होगा क्या, सबसे पहले जीनोम का डुप्लीकेशन होगा, जीनोम का डुप्लीकेशन एंड देन फाइनली सेल डिवीजन होगा। तो ये काम की बात है कि जीनोम डुप्लीकेशन और सेल डिवीजन, यही हमें सेल साइकिल के अंदर परफॉर्म करना है। सेल साइकिल एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम बात करें, इट इज ड्यूरेशन अप्रॉक्सिमेटली रिमेन्स 24 आवर्स, ऑल्दो द ड्यूरेशन कैन वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज एज वेल द ड्यूरेशन कैन चेंज फ्रॉम सेल टू सेल विद इन अ गिवन स्पीशीज। मेरी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, एक सेल के अंदर सेल साइकिल का ड्यूरेशन एक रह सकता है, मान लो 23 आवर्स, दूसरे सेल के अंदर सेल साइकिल का ड्यूरेशन 24 आवर्स रह सकता है। सो इट कैन वेरी, बट अप्रॉक्सिमेटली यानी ऑन एन एवरेज हम लेकर चलते हैं, इट इज 24 आवर्स अप्रॉक्सिमेटली। सो सेल साइकिल ड्यूरेशन, इसका जो ड्यूरेशन है वो है 24 आवर्स अप्रॉक्सिमेटली, मैं बोल रहा हूं 24 आवर्स अप्रॉक्सिमेटली। सेल साइकिल को हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं, यह है सेल साइकिल, इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 फेजेस। ये बहुत बेसिक्स है और आई होप कि ये बेसिक्स एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर होंगे। सेल साइकिल को हम डिवाइड करते हैं इनटू इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज एंड एम फेज। अब इंटरफेज के अंदर होता क्या है, ये जो सेल है इसको डिवाइड करना है into 2 daughter cells via cell division.
ठीक है जी। इस सेल को डिवाइड करना इनटू टू डॉटर सेल्स। सबसे पहले इस सेल को जाना होगा इस इंटरफेस के अंदर। इस इंटरफेस के अंदर सेल करेगी क्या? द सेल विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द सेल डिवीजन। प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ कि सेल विल हैव टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स, सेल विल हैव टू ग्रो इन साइज, cell will have to make all those enzymes, all those proteins, all those tubules which are important for the cell division. क्योंकि अगर आपके पास सारे materials नहीं है, those which are important for regulation or for accomplishing the cell cycle, फिर आप cell cycle को complete करा ही नहीं सकते। तो इंटरफेस का होना बहुत जरूरी है। इसी को हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। ये है प्रिपरेटरी फेज। इधर ही मैं आपको बता देता हूं कि इंटरफेस के अंदर 3 फेजेस होते हैं, 3 सब फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। लिख देता हूं मैं इधर। इंटरफेस के अंदर 3 सब फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। अब G1 फेज के अंदर क्या होता है, S फेज के अंदर क्या होता है एंड G2 फेज के अंदर क्या होता है? G1 फेज, इसके अंदर सेल फर्स्टली विल ग्रो इट्स साइज, बिकॉज ये जो सेल है इसको इक्वली डिवाइड होना है इनटू 2 डॉटर सेल्स। इस सेल का जितना साइज है वही साइज इन डॉटर सेल्स का भी रहना चाहिए। फिर मुझे बताएं, अगर ये सेल की साइज ऐसे ही रहेगी, मान के चलो अगर सेल की साइज इतनी है और ये सेल डिवाइड करती है, फिर जो 2 सेल्स इससे बनेंगी वो तो छोटी सेल्स रहेंगी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस सेल की साइज इतनी है, इसने ग्रो नहीं करा अपना साइज और बाद में इसने सेल डिवीजन करा, इससे जो 2 सेल्स बनेंगी ये छोटी सेल्स बनेंगी, क्योंकि इसका साइज और इन 2 का साइज ये बराबर होना चाहिए। फिर अगर इस सेल को बाद में डिवाइड करना पड़ा, अगर ये हम मान के चल रहे हैं कि सेल ग्रो इन साइज नहीं कर रही है, दैट मींस दिस सेल विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, उनका साइज तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो आगे जब ये सेल डिवाइड करेगी तो सेल तो दिखेगी ही नहीं, ऐसे नहीं चलता है। सेल को तभी G1 फेज के अंदर, इंटरफेस ऑफ G1 फेज ऑफ द इंटरफेस के अंदर अपनी साइज को इंक्रीज करना होता है। जो उसका साइज नॉर्मली रहता है उसका साइज डबल होना चाहिए उस सेल का, जिसको सेल डिवीजन करना है। इसलिए क्योंकि बाद में व्हेन इट विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, वो डॉटर सेल्स अपनी पेरेंट सेल की जितनी साइज में रहेंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई। सो G1 फेज के अंदर सेल विल इंक्रीज इन साइज। और क्या होगा G1 फेज के अंदर? G1 फेज के अंदर चूंकि इस फेज के अंदर, एस फेज के अंदर मैं ये लिख देता हूं पहले ही, इस फेज के अंदर चलेगा रेप्लिकेशन, एस फेज के अंदर चलेगा रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस गोइंग ऑन इन द सेल। अब इस रेप्लिकेशन को चलाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है, बहुत सारे प्रोटीन्स की जरूरत होती है। रेप्लिकेशन चलेगा एस फेज के अंदर, लेकिन रेप्लिकेशन के अंदर जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको बनाना पड़ेगा हमें G1 फेज के अंदर, ताकि जब ये सेल G1 से S फेज में चली जाएगी हम डायरेक्टली रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। S फेज में हमें रेप्लिकेशन के एंजाइम्स को बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि S फेज के अंदर हमें रेप्लिकेशन करानी है। इट मींस we have to pre-synthesize the proteins which are involved in the replication. So all those proteins which are important for carrying out the replication process should be synthesized in the G1 phase. पहले हम बना के रखेंगे। So next point, replication machinery, या आप बोल सकते हो replication enzymes synthesized। ये G1 फेज के अंदर चलेगा। G1 फेज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल make all those proteins and enzymes which are involved in the replication process which takes place in the S phase. But G1 फेज के अंदर आपको ये बनाने हैं, बाद में ये रेप्लिकेशन S फेज में होगी। G1 फेज के अंदर सेल विल ग्रो इट्स साइज एंड, और एक बात, सेल और भी तरह के प्रोटीन्स बनाएंगे, यानी सम ट्रांसलेशन विल आल्सो टेक प्लेस, सो दैट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। Cell will increase in size, replication machinery synthesize it. It's in the G1 phase. Now coming to S phase.
एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन चलेगा। रेप्लिकेशन एक अलग प्रोसेस है और बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हमें यहां डिस्कस करना नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ये याद रखना है कि रेप्लिकेशन विल टेक प्लेस इन द एस फेज। और क्या हो सकता है एस फेज के अंदर? हिस्टोन प्रोटीन इज आल्सो बायोसिंथेसाइज्ड। हिस्टोन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। हिस्टोन प्रोटीन को भी हम बनाएंगे एस फेज के अंदर। सेल जिसको सेल साइकिल के अंदर जाना है, सबसे पहले इंटरफेज में जाएगी, इंटरफेज के अंदर सबसे पहले जीवन फेज में जाएगी, इसके अंदर ये सारी चीजें होंगी। जीवन फेज कंप्लीट होने के बाद एस फेज में चली जाएगी, एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन परफॉर्म करेगा और हिस्टोन प्रोटीन बनाएगा। एस फेज को कंप्लीट करने के बाद आएगा G2 फेज के अंदर। G2 फेज के अंदर होगा क्या? माइक्रोट्यूब्यूल्स का बायोसिंथेसिस होता है। माइक्रोट्यूब्यूल तो प्रोटीन हैं, माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन आर बायोसिंथेसाइज्ड। ठीक है जी। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बाद में सेल साइकिल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनाफेज के अंदर जब ये हम देखेंगे कि एनाफेज के अंदर किस तरह सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन होता है क्रोमोसोम्स का, वहां पे इन दोस्तों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये है इंटरफेज। अब इंटरफेज के बाद एम फेज आता है। एम फेज के अंदर, क्योंकि मैंने एम फेज लिखा है, इसके अंदर आएंगे दो फेजेस। ठीक है, कौन कौन सा फेज? माइटोटिक फेज एंड मियोटिक फेज। तो अगर एक सेल को माइटोसिस करनी है तब भी इसको पहले इंटरफेज में जाना पड़ेगा, वो 3 सब फेजेस के अंदर, उसके बाद ही वो माइटोसिस के अंदर जा सकता है। इफ द सेल वांट्स टू गो or wants to perform the meiosis, then also the cell will have to go through the interphase, through the 3 subphases of the interphase G1, S and G2. Only then the cell can move to the meiotic phase. ठीक है यहां तक? So ये है हमारा इंटरफेज, ये रहा हमारा एम फेज। ये सेल साइकिल का एक बिग पिक्चर है। अब हम देखते हैं कुछ और बातें। इसको रब करता हूं। ये भी आपने पढ़ा, रेज दिस एज वेल। एक सर्कुलर डायग्राम के थ्रू आई विल शो यू किस तरह सेल साइकिल चलता है। ठीक है जी, ये मान लो एक सेल है। सबसे पहले ठीक है, ये रहता है G1 फेज, ये है G1, ये है S, ये है G2, ये है M। G1 फेज का ड्यूरेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा रहता है। इट लास्ट्स फॉर 11 आवर्स। S phase lasts for 8 hours. G2 phase lasts for 4 hours. And M phase lasts for 1 hour. ठीक है जी, टोटल में आप देखें 11, 8, 4, 1 अप्रोक्सीमेटली इस ड्यूरेशन का जो टाइम है, यानी सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, ये 24 आवर्स चलता है। अब G1 फेज के अंदर कौन सी चीजें हैं आपने पढ़ी, एस फेज के अंदर क्या परफॉर्म किया जाएगा आपने समझा, G2 फेज के अंदर क्या परफॉर्म किया जाएगा वो भी आपने पढ़ा, और एम फेज के अंदर या तो माइटोसिस चलेगी, माइटोसिस, या तो मियोसिस चलेगी। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो है अप्रोक्सीमेटली, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि 24 आवर्स का सेल साइकिल चलता है, लेकिन ये वैरी भी हो सकता है। इस सेल साइकिल के अंदर मैं आपको एक एक्सेप्शन बताना चाहूंगा, और उस एक्सेप्शन के अंदर सीएसआर के अंदर सी सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है फॉर 4 मार्क्स।
वो एक्सेप्शन क्या है, चलिए देखते हैं। आपने नाम सुना होगा क्लीवेज का। क्लीवेज, क्लीवेज होता क्या है? अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर जब ने एग के साथ स्पर्म ने एग के साथ फ्यूज किया होता है तो जाइगोट बनता है। व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट इज ए फर्टिलाइज्ड एग, है कि नहीं? फर्टिलाइज्ड एग को ही हम जाइगोट बोलते हैं। जब वो फर्टिलाइज्ड एग बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट को फिर डिवाइड करना होता है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर हम बोलते हैं कि जाइगोट डिवाइड करता है वाया ए प्रोसेस नोन एज क्लीवेज। अब डिवाइड ही तो कर रहा है ना, इसका मतलब है उस वक्त भी सेल साइकिल ही चल रहा होगा क्योंकि डिवीजन ही है। लेकिन फिर फर्क क्या है क्लीवेज और नॉर्मल सेल साइकिल के अंदर? क्लीवेज जब होता है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर, मैं आपको बता देता हूं, मान लो यहां से स्पर्म आया, यहां से एग आया, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, और इनका फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ये हमारे पास बना जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं हम, या जाइगोट, फर्टिलाइज्ड एग, यहां जाइगोट डिप्लॉयड होगा, इसके अंदर अपना न्यूक्लियस होगा। और ये जो जाइगोट है, जब ये पहली बार डिवाइड करेगा, यानी जब ये पहला क्लीवेज शो करेगा, तब क्या होगा? ये है जाइगोट, ब्लैक से ही मैं दिखाता हूं। इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन, यही जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग एक सेल से दो सेल्स में कन्वर्ट होगा। यह है टू सेलड स्टेज, टू सेलड स्टेज। एक कॉन्सेप्ट समझो इधर, जो फर्टिलाइज्ड एग है, एग का जो ओवरऑल साइज है वो इतना है जैसा आप देख सकते हो। इस फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जब फर्स्ट क्लीवेज हुआ तो इससे दो सेल्स बनी, लेकिन दो सेल्स ऑल्दो बनी, लेकिन ओवरऑल देखो इस एग का साइज तो वही रहा जो फर्स्ट सेल स्टेज में था। जो सेल सरफेस, जो सेल साइज इस एग का था, वही सेल साइज, ओवरऑल सेल साइज इस टू सेलड स्टेज का भी है। फर्क क्या है? इसके अंदर एक ही सेल थी, इसके अंदर दो सेल्स हैं। जब ये टू सेलड स्टेज और एक डिवाइड करेगा, थर्ड क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, सॉरी सेकंड क्लीवेज, तो इससे चार सेल्स बनेंगी। ये है फोर सेलड स्टेज। क्या देखने को मिलता है कि टू सेलड स्टेज में जो एग का साइज था, वही फोर सेल स्टेज के अंदर भी एग का साइज वही है। फर्टिलाइज्ड एग का जो साइज था, फिर टू सेलड स्टेज का एग का जो साइज था, फिर फोर सेलड स्टेज का जो एग का जो साइज है, ये तो सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा है। चेंज हो क्या रहा है? चेंज हो रहा है कि इस एग के अंदर जो सेल्स बन रही है वो इंक्रीज इन नंबर में हो रही है। यहां पे एक सेल थी, यहां दो सेल्स, यहां चार सेल्स। तो क्या कंक्लूजन है कि ड्यूरिंग क्लीवेज overall egg size remains same, but the number of cells which are being made, they go on decreasing in size. तभी तो वो एक कांस्टेंट एग साइज के अंदर एकोमोडेट हो सकती है। इस एग साइज के अंदर एक सेल, इस एग के अंदर दो सेल, इसके अंदर चार सेल्स। सो एग का साइज आप देख सकते हो सिमिलर है, कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे ये जो सेल थी एक ही बड़ी थी, इसमें थोड़ा सा जो ये सेल का साइज है कम हुआ, इसमें और कम हुआ। जब 8 सेल्स बनेंगी और कम साइज हो जाएगा सेल्स का, लेकिन सेल एग का साइज जो है ओवरऑल साइज वो सेम रहेगा। तो ड्यूरिंग क्लीवेज यू हैव टू रिमेंबर एग साइज remain same, but cells increase in number. सेल्स का दूसरा नाम है इधर ब्लास्टोमियर्स भी। चलिए अभी हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, सेल्स ही मान लो। सेल्स इंक्रीज इन नंबर एंड सेल्स गो ऑन डिक्रीजिंग इन साइज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लीवेज के अंदर। ठीक है जी, अब मैं इसको इरेज करता हूं और आपको एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। आई विल इरेज दिस।
एक कॉन्सेप्ट है कि क्लीवेज जो है, क्लीवेज का ड्यूरेशन रहता है 30 मिनट्स, 25 टू 30 मिनट्स। सेल साइकिल का क्या ड्यूरेशन रहता है? 24 आवर्स। क्लीवेज का क्या ड्यूरेशन है? 30 मिनट्स। लेकिन क्लीवेज भी तो एक डिवीजन ही है। इसका मतलब है कुछ तो है ना, कुछ तो डिफरेंस है, क्योंकि सेल साइकिल जिसको 24 आवर्स लगते हैं और क्लीवेज ये भी एक सेल डिवीजन ही है, लेकिन इसके अंदर 30 मिनट्स ही लगते हैं। रीजन क्या है, क्यों इतना कम टाइम लगता है? पहला रीजन, नॉर्मल सेल साइकिल के अंदर हमारे पास होता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। ये तो है ना नॉर्मल सेल साइकिल। नॉर्मल सेल साइकिल के अंदर तो यही चलता है, ये 3 इंटरफेज और ये M फेज। लेकिन क्लीवेज के अंदर डिफरेंस क्या है? क्लीवेज जो है, जो क्लीवेज है उसके अंदर क्या डिफरेंस है? क्लीवेज के अंदर ग्रोथ फेजेस आर एब्सेंट। ग्रोथ फेजेस आर एब्सेंट, ठीक है जी। ग्रोथ फेजेस कौन कौन होते हैं? G1 एंड G2। इट इंप्लाइज G1 G2 आर एब्सेंट। G1 फेज का कितना ड्यूरेशन था नॉर्मल सेल साइकिल के अंदर? 11 आवर्स। G2 का कितना ड्यूरेशन था? 4 आवर्स। इसका मतलब है 15 आवर्स क्लीवेज के अंदर घटने चाहिए थे, घटते भी हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूट करता है नॉर्मल सेल साइकिल के अंदर 11 आवर्स और G2 कॉन्स्टिट्यूट करता है 4 आवर्स, टोटल में 15 आवर्स। इतना जो ड्यूरेशन है ये कम होना चाहिए क्लीवेज के अंदर, होता भी है, क्योंकि क्लीवेज टोटल 30 मिनट्स में कंप्लीट होता है। लेकिन आपके अंदर अब ये क्वेश्चन आना चाहिए, अगर 15 आवर्स क्लीवेज के अंदर घटने चाहिए थे और नॉर्मल सेल साइकिल 24 आवर्स चलता है, इसका मतलब हुआ तब भी तो क्लीवेज 9 आवर्स का होना चाहिए था ना। अगर ग्रोथ फेज को हम एब्सेंट मानते हैं तो 15 आवर्स फिर घटने चाहिए, ठीक है, घटा दिए। लेकिन तब भी अगर 24 का हम 15 से माइनस करते हैं तो 9 आवर्स बचते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब हुआ कि 9 आवर्स का क्लीवेज चलना चाहिए था, लेकिन क्लीवेज चलता कितने टाइम तक है? 30 मिनट्स। इसका मतलब है कोई और रीजन भी तो हो सकता है फिर जो इसको और डिक्रीज करता है, इसका टाइम ड्यूरेशन और डिक्रीज करता है टू 30 मिनट्स। द सेकंड रीजन इज, ये फर्स्ट रीजन। अब मैं यहां सेकंड रीजन लिखता हूं। सेकंड रीजन इज, इन क्लीवेज all REC sites are used. REC sites क्या होते हैं? REC sites का मतलब होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। जब आप रेप्लिकेशन पढ़ोगे आप देखोगे उधर कि जब भी हम रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं ऐसे ही रैंडमली किसी जगह स्टार्ट हम नहीं करते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है, प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, जिसको हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट साइट बोलते हैं, जहां से हमेशा रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, रैंडमली नहीं होती है। बट एक नॉर्मल सेल के अंदर, मैं क्लीवेज की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूं, मानो सिकिन सेल, इसके अंदर जब रेप्लिकेशन होती है और उस डीएनए के अंदर जिसको हमें रेप्लिकेट करना होता है उसके अंदर बहुत सारे ओरिसी साइट्स होते हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट किया जा सकता है। मान लो मैं एक सिकिन सेल लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, इसके अंदर मान लो 100 ओरिसी साइट्स हैं। इट्स जस्ट अ सपोजिशन कि सिकिन सेल के अंदर 100 ओरिसी साइट्स है, इसका मतलब है 100 जगहों से हम रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन नॉर्मली हम करते क्या है, हम कुछ 20 ओरिसी साइट्स को यूज करेंगे। साइट्स एक्चुअली यूज्ड, हमने 100 में से टोटल 20 ओरिसी साइट्स का यूज किया, तभी 24 आवर्स टाइम लगता है। अगर हम 100 ओरिसी साइट्स को एक साथ यूज करते तो फिर नॉर्मल सेल साइकिल को भी 30 मिनट्स का टाइम लगता। लेकिन नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते हैं, जितने ओरिसी साइट्स होते हैं उससे बहुत कम ओरिसी साइट्स को हम यूज करते हैं एक्चुअली। लेकिन क्लीवेज के अंदर होता क्या है, मैंने बताया इन क्लीवेज ऑल ओरिसी साइट्स आर यूज्ड। इसका मतलब है जाइगोट के अंदर जो डीएनए होगा उस डीएनए के अंदर बहुत सारे ओरिसी साइट्स होंगे, मान लो उसके अंदर भी 100 है, लेकिन क्लीवेज के दौरान हम 100 के 100 ओरिसी साइट्स को साइमल्टेनियसली यूज करेंगे,
खुद इमेजिन कर सकते हो आप कि कितना तेजी से एप्लीकेशन हो सकता है, कितना टाइम बचा सकता है ये चीज हमें. So the second reason is why cleavage is restricted to only 30 minutes is during early embryonic development in the cleavage, all ORI sites, origin of replication sites in the DNA are used simultaneously to carry out the replication process. ठीक है. So these are the two main reasons. और भी reasons हो सकते हैं, but बड़े reasons ये दो हैं जिससे cleavage का time बहुत restrict किया जाता है 30 minutes तक. ठीक है. Next point. और एक क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आने चाहिए आपके दिमाग में. अगर नहीं आ रहे फिर शायद सही से आप समझ नहीं पा रहे हो. अगर क्वेश्चन हिट कर रहे हैं देन यू आर गैनिंग द कॉन्सेप्ट्स. और एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सर आपने बताया कि G1 एंड G2 फेजेस एब्सेंट है. ठीक है जी, लेकिन आपने तो नॉर्मल सेल साइकिल के अंदर बोला था कि G1 और G2 के अंदर बहुत सारी ग्रोथ होती है, प्रेपरेटरी फेज है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाया जाता है, क्या बोलते हैं इसे, रेप्लिकेशन मशीनरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको बनाया जाता है. रेप्लिकेशन के अंदर जितने भी एंजाइम्स हमें काम में आते हैं वो हम बनाते हैं G1 फेज के अंदर. प्रोटीन्स बनाते हैं, सेल का साइज बड़ा करते हैं. लेकिन क्लीवेज के अंदर अगर ग्रोथ फेजेस ही एब्सेंट है फिर हम ग्रोथ कैसे करते हैं, फिर वो प्रोटीन्स कहां से बनाते हैं हम, फिर वो रेप्लिकेशन के एंजाइम्स कहां से बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का सिंथेसिस कहां से बनाएंगे, न्यूट्रिएंट्स का सोर्स कहां से आएगा, क्योंकि ग्रोथ फेजेस ही एब्सेंट है. लेकिन मैं आपको बता दूं, जब एक, क्योंकि क्लीवेज किसका होता है, हमेशा फर्टिलाइज्ड एग का, स्पर्म का नहीं, फर्टिलाइज्ड एग का क्लीवेज होता है. जब एक फीमेल बेबी होती है, फीमेल बेबी जब इसका बर्थ होता है, बर्थ के टाइम इसके अंदर जो एग्स होते हैं, oocytes होते हैं, उन्होंने पहला सेल साइकिल स्टार्ट किया होता है. इस बात को अच्छे ढंग से समझें. जब बर्थ होती है किसी फीमेल बेबी का, तो उसके अंदर जो oocytes या एग्स होते हैं, एग्स अब नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एग्स फाइनली हम बोलते हैं जब पूरी oogenesis कंप्लीट होती है, oocytes बोलेंगे. जब oocytes उसके बॉडी के अंदर होते हैं, उन oocytes ने जेस्टेशन पीरियड के अंदर ही, प्रेगनेंसी के दौरान ही, जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, तब उन्होंने अपना पहला सेल साइकिल स्टार्ट किया होता है. ठीक है. अब इस बच्ची का जन्म हुआ, जन्म होते वक्त इस बेबी के अंदर जो oocytes हैं उसके अंदर एक एरेस्ट आता है सेल साइकिल के अंदर. कहां एरेस्ट आएगा? सेल साइकिल के अंदर डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 लिख देता हूं मैं. बर्थ के टाइम फर्स्ट एरेस्ट, फर्स्ट मियोटिक एरेस्ट, फर्स्ट मियोटिक एरेस्ट कहां पे? एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1. यहां पे एरेस्ट है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट. एरेस्ट का मतलब हुआ क्या कि जब ये इस सेल ने सेल साइकिल का डिसीजन लिया था कि मुझे सेल साइकिल कंप्लीट करना है, पहले ये इंटरफेज में गई होगी. ठीक है. उसके बाद मियोसिस के 2 फेजेस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. फिर मियोसिस 1 के अपने फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, लाइक दैट. फिर प्रोफेज के अंदर अपने सब फेजेस होते हैं. ठीक है जी, लाइक जाइगोटीन होता है, डिप्लोटीन, पैकेटीन, डायकिनेसिस एटसेट्रा, वो सारे स्टेजेस. उसी प्रोफेज 1 के अंदर एक स्टेज आता है डिप्लोटीन स्टेज. जब oocyte इस स्टेज पे पहुंच जाती है, प्रोफेज 1 के अंदर डिप्लोटीन स्टेज पे, इसको अरेस्ट किया जाता है, इसको आगे नहीं बढ़ने देता है. ठीक है जी. दैट मीन्स द oocyte which had committed itself to perform the cell cycle has been arrested at the diplotin stage of prophase 1. अब ये अरेस्ट में आया है oocyte. अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये अरेस्ट कंटिन्यूअसली चलता रहता है. कहां तक? जब तक ना यही बच्ची प्यूबर्टी अटेन करे. ये फीमेल बेबी जन्म लेते वक्त इसके अंदर oocyte का अरेस्ट हुआ. ये अरेस्ट कंटिन्यूअसली चलता जाएगा. कब तक, किस टाइम तक? जब तक ना यही बच्ची प्यूबर्टी अटेन करे. कब करती है फीमेल्स प्यूबर्टी अटेन? अराउंड 14 ईयर्स, 13-14 ईयर्स, हम मान के चलेंगे 14 ईयर्स. अब यही बेबी यह पहुंची 14 ईयर्स तक. 14 ईयर्स की इसकी अब एज हुई. जब 14 ईयर्स की एज अटेन करती है, इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है.
अलग टॉपिक है, पता होगा एटलीस्ट। एक फीमेल्स में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक जो है वो चलता है फीमेल्स के अंदर, और प्यूबर्टी के बाद ही वो स्टार्ट होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जब एक फेज आता है ओवुलेशन फेज, उस ओवुलेशन फेज के अंदर आप देखेंगे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे चला जाता है, एलएच सर्ज उसको कहा जाता है। तो 14 ईयर्स के बाद जब पहला मेंस्ट्रुएशन होगा, एलएच का सर्ज होगा, एलएच सर्ज। एलएच मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक हार्मोन है, सर्ज का मतलब हुआ इसकी लेवल पीक्स पे जाएंगे इस तरह। यह है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देखो कहां जा रही है, पीक पे जा रही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब इसका सर्ज होता है, इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सर्ज की वजह से, या ऐसे मानो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सर्ज है, इट एक्ट्स एज ए सिग्नल फॉर व्हाट, फॉर दिस अरेस्ट, फॉर द फर्स्ट meiotic arrest which has been at the diplotin stage of prophase 1। जो ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज आएगा, ये एज ए सिग्नल का काम करेगा और इस अरेस्ट को हटाएगा। जब अरेस्ट हटेगा एट द 14th ईयर प्यूबर्टी के टाइम, इसका मतलब हुआ वो सेल, वो oocyte जो डिप्लोटिन में अरेस्ट थी, अब वो आगे की ओर मूव कर सकती है, अपना मेटाफेज कंप्लीट करेगा, फिर एनाफेज कंप्लीट करेगा, फिर साइटोकिनेसिस कंप्लीट करेगा, फिर मियोसिस सेकंड में चला जाएगा, फिर मियोसिस सेकंड का प्रोफेज सेकंड कंप्लीट करेगा, फिर मियोसिस सेकंड के अंदर जो ही ये मेटाफेज सेकंड में आएगा, तो उस वक्त इस टाइम इसको फिर मियोसिस सेकंड के अंदर मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट किया जाएगा। पहला अरेस्ट प्रोफेज 1 में था, एलएच सर्ज आया, एज ए सिग्नल काम करा, इस अरेस्ट को हटाया, oocyte ने रिज्यूम किया मियोसिस, प्रोफेज 1 कंप्लीट किया, मेटाफेज 1 कंप्लीट किया, एनाफेज 1 कंप्लीट किया, साइटोकिनेसिस कंप्लीट किया, फिर मियोसिस सेकंड में आया, वहां पे प्रोफेज सेकंड भी कंप्लीट किया। जो ही मेटाफेज सेकंड में आएगा, इसको फिर से अरेस्ट किया जाएगा। इसका मतलब है अब दूसरा अरेस्ट दिस oocyte it will have to bear, it will have to undergo the second meiotic arrest। so second meiotic arrest कब होता है? at मेटाफेज सेकंड ऑफ द प्रोफेज सेकंड। ठीक है यहां तक? अब आप बताएंगे क्या ये मेटाफेज का जो अरेस्ट है ये कंटिन्यूअसली रहेगा? इसको तो कभी कभी हटाना पड़ेगा ना, हटाएंगे हम। कब हटता है ये स्टेज, मेटाफेज सेकंड के अंदर जो अरेस्ट होता है, ये कब हटता है? याद रखें, क्योंकि फीमेल ऑलरेडी प्यूबर्टी को अटेंड कर चुकी है। अब किसी भी वक्त अगर इस फीमेल के अंदर स्पर्म आता है, स्पर्म का काम क्या है? एग के साथ फ्यूज करना। जो ही स्पर्म इस एग के साथ, इस oocyte के साथ जो कि मेटाफेज सेकंड के अंदर अरेस्टेड है, फ्यूज करेगा इसके साथ स्पर्म, तो वो स्पर्म की एंट्री या स्पर्म का फ्यूजन एज अ सिग्नल का काम करता है और इस अरेस्ट को हटाता है जो कि मेटाफेज सेकंड के अंदर है। इट मींस पहला अरेस्ट हटता है ड्यूरिंग एलएच सर्ज, दैट मींस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और दूसरा अरेस्ट हटता है ड्यू टू द एंट्री ऑफ स्पर्म, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग। जो ही स्पर्म एग के साथ फ्यूज करेगा, ये मेटाफेज सेकंड का जो अरेस्ट है ये हटेगा और ये एग या oocyte हम बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte, ये मेटाफेज सेकंड कंप्लीट करेगा, एनाफेज सेकंड कंप्लीट करेगा, साइटोकिनेसिस कंप्लीट करेगा। उसके बाद इसी एग से या इसी प्राइमरी oocyte से 4 हमें सेल्स बनेंगी, उनमें से फिर 3 पोलर बॉडीज बनती है और एक एग बनता है, मैच्योर एग। ठीक है जी? और उसी एग के अंदर वहां से स्पर्म ने फ्यूज किया है ना, तो यही एग फर्टिलाइज्ड एग बनेगी और यही एग एज अ जाइगोट का काम करेगी। इसी के अंदर फिर क्लीवेज होता है। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, काम की बात क्या है कि मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ फेज एब्सेंट होते हैं। फिर ये ग्रोथ कहां होती है? G1 एंड G2 फेज आर एब्सेंट इन द क्लीवेज। आपको ये याद रखना है कि इस एग को बर्थ टाइम से लेके मिनिमम ऑफ 14 ईयर्स तक, क्योंकि 14 ईयर्स में ये बात हो सकती है कि स्पर्म आ सकता है, फ्यूज करा सकता है इस oocyte को। बर्थ से लेके 14 ईयर्स तक इसको जो टाइम मिला है, इस टाइम के अंदर ये oocyte कर क्या रहा था? ये थोड़ी ना बैठेगा, ये अपने अंदर इन 14 ईयर्स में बहुत सारा न्यूट्रिएंट जमा करता है, बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है, रेप्लिकेशन मशीनरी के अंदर जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं बना के रखता है, सारा कुछ ये प्री सिंथेसाइज्ड फॉर्म में रहता है। और फिर जब स्पर्म फ्यूज करता है, फिर क्लीवेज के दौरान ग्रोथ फेज की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इसको ऑलरेडी इतना सारा टाइम मिला है, बर्थ से लेके 14 ईयर्स। फिर कोई एग, क्योंकि हमें पता है कि एक फीमेल 45 ईयर्स तक फर्टाइल रहती है,
ठीक है ना, हमें पता है फर्टाइल रहती है 44 ईयर। इसका मतलब है कि 45 ईयर जब फीमेल पहुंचेगी उस ईयर में भी तो कोई ना कोई एग रिलीज किया जाएगा ना थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। इसका मतलब हुआ उस एग को कितना टाइम मिला है फिर फॉर द प्रिपरेशन, बर्थ से लेके 45 ईयर्स तक। इसका मतलब है ये वेरी कर सकता है, किसी एग को 14 ईयर्स का टाइम मिल सकता है फॉर द प्रिपरेशन, किसी एग को 15 ईयर्स, किसी एग को 16, एंड इट गोज अप टू 45। सो नटशल में हम कह सकते हैं कि एक एग को 14 ईयर्स से 45 ईयर्स का टाइम मिलता है फॉर द प्रिपरेशन। तभी तो ग्रोथ फेजेस इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। फिर ग्रोथ फेजेस की को रखने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि इसको ऑलरेडी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा है टू सिंथेसाइज एवरी नेसेसरी प्रोटीन। सो एग हैज मिनिमम ऑफ 14 ईयर्स, क्योंकि 14 ईयर्स पे प्यूबर्टी आती है और ये कंसीव कर सकती है लड़की। 14 ईयर्स टू 45 ईयर्स, egg has a minimum of 14 years to maximum of 45 years for preparation। अपने अंदर सेल के अंदर ये सारी प्रोटीन रखती है, न्यूट्रिएंट जमा करती है। इसके लिए कोई एग अगर वो फ्यूज, जिस एग को फ्यूज कराया गया 14 ईयर्स पे, उसको तो 14 ईयर्स का टाइम मिलेगा। मान लो 15 ईयर्स पे प्रेगनेंसी हुई या कंसीव हुई वो लड़की, इसका मतलब है कि उस एग को जो फ्यूज करेगा तब स्पर्म के साथ, उसको 15 ईयर्स का टाइम मिला। कोई लड़की 35 ईयर्स पे कंसीव कर सकती है, उसका मतलब है जो उस वक्त एग फर्टिलाइज करेगा स्पर्म के साथ, उसको 35 ईयर्स मिले होंगे फॉर प्रिपरेशन। सो नटशल में आपको याद रखना है 14 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 45 ईयर्स, तभी ग्रोथ फेजेस एब्सेंट होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम बात करेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन्स ऑफ द सेल साइकिल, क्योंकि मेन मकसद है हमारा सेल साइकिल और इसका रेगुलेशन पढ़ना। लेकिन ये बेसिक्स आपको बताना मुझे लगा कि बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये चीजें मालूम नहीं होती है। तो हमारे पास टाइम है, हम अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सेल साइकिल को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। और एक बार आपका सेल साइकिल कंप्लीट होता है, आपको कभी भी सेल साइकिल के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। रेगुलेटरी प्रोटीन्स इन सेल साइकिल। दो तरह के रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं सेल साइकिल के अंदर, ठीक है, जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट करेंगे। हो सकता है आपको ये टर्मिनोलॉजी आपने इससे पहले ना पढ़ी हो या ना सुनी हो, कोई बात नहीं। अगर पहली बार सुन रहे हो तो इट्स वेरी सिंपल, बस बने रहेगा मेरे साथ, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला रेगुलेटरी प्रोटीन है सीडीके, इसको हम बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस। और दूसरा होता है साइक्लिन। थोड़े से करेक्टर्स पढ़ेंगे हम। सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस, ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कि सेल साइकिल के अंदर काम आएगा। और साइक्लिन ये भी एक प्रोटीन है जो कि सेल साइकिल के अंदर काम आएगा। फर्स्ट वी विल टॉक द करेक्टर्स ऑफ द सीडीके। आप देखिए साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस, इस टर्म पे आप ध्यान दो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहली बार ही सुना होगा प्रोटीन काइनेस। आज से आप याद रखो, दिमाग में फिक्स कर लो, जब भी आप किसी भी जगह बायोलॉजी के अंदर काइनेस पढ़ते हो, काइनेस टर्म सुनते हो, ये हमेशा कोई ना कोई एंजाइम होगा और इसका हमेशा यही काम रहेगा कि किसी टारगेट प्रोटीन पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना। दैट्स इट। काइनेस एक ऐसा प्रोटीन जो कि किसी टारगेट प्रोटीन पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है, दोज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन काइनेसिस। अब ये भी एक प्रोटीन काइनेस है, इसका काम अब आपको समझ में आया। लेकिन किस पे डिपेंड करता है? साइक्लिन पे। इसका मतलब हुआ कि सीडीके खुद अकेले में काम नहीं कर सकता, खुद अकेले में एक्टिव नहीं रह सकता, इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? साइक्लिन की। एक बार इसको साइक्लिन मिला, ये एक्टिवेट होगा और फिर ये अपनी काइनेस एक्टिविटी दिखाएगा। ये किसी टारगेट प्रोटीन पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके उसको एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करा सकता है। So first point about CDK is it acts as a catalytic unit. Acts as a
कैटालिटिक यूनिट, क्योंकि यही काम करता है, इसी का काम है प्रोटीन, टारगेट प्रोटीन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना। दूसरा, एलोन इट इज इनएक्टिव, एलोन इट इज इनएक्टिव। कब एक्टिव होगा? जब इसको अपना पार्टनर मिलेगा साइक्लिन। थर्ड, सीडीके लेवल्स रिमेन कांस्टेंट, सीडीके लेवल्स रिमेन कांस्टेंट। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर सीडीकेज एक बार बनते हैं, फिर इनका ये नहीं होता है कि कभी बनेंगे, कभी डिस्ट्रॉय होंगे, फिर बनेंगे, फिर डिस्ट्रॉय होंगे, नहीं। एक बार ही सीडीकेज बने, इनका लेवल हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हम डिग्रेड नहीं करते। हाँ, इनएक्टिवेट करा सकते हैं एट टाइम्स, वो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखो कि सीडीकेज का जो लेवल है, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये कांस्टेंट होती है यहां तक। फिर आप देखो साइक्लिन के बारे में कुछ पॉइंट्स, इसको मैं नेक्स्ट कलर से, दूसरे कलर से लिखता हूं। साइक्लिन, साइक्लिन का मतलब यह साइकिल। साइक्लिन हम उन प्रोटीन्स को कहते हैं जो कंटिन्यूअसली इन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन फेज में होते हैं, बनते हैं, डिग्रेड किए जाते हैं, फिर बनेंगे, फिर डिग्रेड किए जाएंगे। अब मान लो ऐसे कि जीवन फेज के अंदर कोई साइक्लिन बना, वो तो जीवन का साइक्लिन था, एस फेज में हमें उसका कोई लेना देना ही नहीं है, एस फेज के अंदर हम उसको डिग्रेड करेंगे, फिर एस फेज के अंदर एस फेज वाले साइक्लिन को बनाएंगे, और जब हम G2 में पहुंचेंगे तो G2 में हमें एस फेज साइक्लिन की जरूरत नहीं है, G2 में हम एस फेज साइक्लिन को डिग्रेड करेंगे और G2 में हम G2 वाले साइक्लिन को बनाएंगे। इसी तरीके से ये चलता रहता है सेल के अंदर। तो साइक्लिन दे ऑलवेज अंडर सिंथेसिस एंड degradation phase, they are always in synthesis and degradation phase। और यही साइक्लिन्स चाहिए होते हैं फॉर सीडीके, फॉर द फंक्शनैलिटी। साइक्लिन्स हमें इनके चार क्लासेस होते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इनके चार क्लासेस होते हैं, ठीक है। यहां तक सीडीकेस का क्या काम है, साइक्लिन का क्या काम है। आपको मैं एक पिक्टोरियल डायग्राम दिखाता हूं इधर। आप मान लो ये एक सीडीके है, एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? क्योंकि अकेला है, इनएक्टिव होगा। क्योंकि सीडीके है, अकेला है, इनएक्टिव रहेगा। अब मान लो इसको मिला अपना साइक्लिन, ये है साइक्लिन, सीडीके का अपना प्रॉपर साइक्लिन होता है। अब ये साइक्लिन इस सीडीके को मिला, सीडीके को मिला, इसका मतलब है ये है सीडीके, इसको अपना क्या मिला, साइक्लिन। ब्लैक में है साइक्लिन, ब्लू में है सीडीके। अब मुझे बताओ सीडीके एक्टिव रहेगा कि इनएक्टिव? अभी एक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको अपना पार्टनर मिला साइक्लिन, अपना प्रॉपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए। सो मैं लिख सकता हूं इधर एक्टिव साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स, एक्टिव साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स। अब जब सीडीके एक्टिव हुआ, इसका काम क्या है? इसका काम होता है टारगेट प्रोटीन पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना। ये मान लो कोई टारगेट प्रोटीन बेचारा बैठा इधर, ये कोई प्रोटीन है, इसको बना के रखा गया है, ये कोई प्रोटीन है, इसका नाम है टारगेट प्रोटीन। आई होप इट्स विजिबल, टारगेट प्रोटीन। सीडीके काम क्या करेगा? ये सीडीके एक एटीपी को यूज करके, देखो जी, एटीपी को यूज करेगा, इसको तोड़ेगा एडीपी में। सीडीके एटीपी को यूज करेगा, तोड़ेगा एडीपी में, रिलीज क्या होगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये सीडीके, इससे जो रिलीज हुआ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उस फॉस्फेट को ये सीडीके अपने टारगेट प्रोटीन पे ऐड करेगा, ये है फॉस्फेट। अब जब इस टारगेट प्रोटीन पे फॉस्फेट ऐड हुआ, इसका मतलब है ये टारगेट प्रोटीन एक्टिव भी हो सकता है, एक्टिवेट भी हो सकता है, इनएक्टिवेट भी हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया। अब मैं आपको 2 मिनट में एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं एंड वी विल कंक्लूड द लेक्चर। तो वो मैंने आपको इस डिब्बे में लिख के रखा है सो दैट, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। अगर हम यीस्ट की बात करें, बडिंग यीस्ट की,
बडिंग यीस्ट का कॉमन नेम क्या है? सैकरोमाइसिस सर्विसी, सैकरोमाइसिस, ये बडिंग यीस्ट है। इस बडिंग यीस्ट के अंदर एक ही सीडीके रहता है थ्रू आउट द सेल साइकिल, एक ही सीडीके। हम देखेंगे हायर यूकैरियोट्स में मैं आपको डिफरेंट सीडीकेस दिखाऊंगा, डिफरेंट सीडीकेस, हर किसी फेज का अपना अपना सीडीके। लेकिन बडिंग यीस्ट के अंदर एक ही सीडीके रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द होल सेल साइकिल। तो उस सीडीके का नाम क्या है? लिखा है मैंने इधर, उस सीडीके का नाम है, आप लिख लो यहां, एक ही सीडीके, उसका नाम है CDC28, या उसको हम बोलते हैं CDK1। ये एक ही वाहिद सीडीके रहेगा इस सेल के अंदर, यीस्ट के अंदर, सैकरोमाइसिस सर्विसेज के अंदर, और हर किसी फेज में इसको अपने अपने साइक्लिन्स मिलेंगे। याद रखें, सीडीके एक ही रहेगा थ्रू आउट द सेल साइकिल, लेकिन हर किसी फेज के अंदर इस सीडीके को अपना अपना साइक्लिन मिलेगा। G1 फेज में सीडीके यही रहेगा लेकिन साइक्लिन अपना मिलेगा। S फेज में सीडीके यही रहेगा, अपना साइक्लिन मिलेगा। G2 में सीडीके यही रहेगा लेकिन उसका अपना साइक्लिन होगा। फिर M फेज में यही सीडीके रहेगा लेकिन इसका अपना साइक्लिन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल G1 फेज के अंदर इसको जो साइक्लिन मिलता है, आई होप इट्स विजिबल, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं। फिर अगर G1 फेज के अंदर ये बडिंग यीस्ट है तो G1 फेज के अंदर सीडीके यही रहेगा लेकिन G1 फेज के अंदर साइक्लिन रहेगा CLN3। तो उसके बाद G1S फेज की ट्रांजिशन में सीडीके यही रहेगा लेकिन साइक्लिन होगा CLN1, CLN2। फिर S फेज के अंदर सीडीके यही रहेगा लेकिन साइक्लिन होगा CLB5, CLB6। ये बडिंग यीस्ट का है, यू हैव टू रिमेंबर। मैं आपको बता दूं कि ये साइक्लिन्स का नाम याद रखना, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट बट दिस इज इंपॉर्टेंट, कि एक ही सीडीके रहता है CDC28, एंड इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं CDK1। इट्स इन द बडिंग यीस्ट कॉल्ड एज सैकरोमाइसिस सर्विसी। फिर एक और यीस्ट होता है दैट्स कॉल्ड एज फिशन यीस्ट। ठीक है जी, यहां पे मैं लिख देता हूं, और एक यीस्ट है फिशन यीस्ट। फिशन यीस्ट का कॉमन नेम क्या होता है? सैकरोमाइसिस पोम्बी, सैकरोमाइसिस पोम्बी। इस यीस्ट के अंदर भी एक ही सीडीके रहेगा जिस तरह इसके अंदर है, लेकिन अलग सीडीके। एक ही सीडीके रहेगा थ्रू आउट द सेल साइकिल लेकिन साइक्लिन्स डिफरेंट रहेंगे। इसके अंदर वो इकलौता सीडीके कौन है? इसका नाम है CDC2। इसका नाम क्या था? CDC28। इसका नाम क्या है? CDC2। लेकिन इसको भी हम दूसरा नाम CDK1 रखते हैं, इसका भी दूसरा नाम CDK1 ही है। लेकिन यहां पे CDC2, यहां पे CDC28। दिस वाज अ बडिंग यीस्ट, दिस इज द फिशन यीस्ट। इसके अंदर ये एक सीडीके रहेगा थ्रू आउट द सेल साइकिल, लेकिन जैसे मैंने यहां बताया हर किसी फेज के अंदर इसको अपना अपना साइक्लिन मिलेगा एंड दे विल कैरी आउट द प्रॉपर सेल साइकिल एंड विल ऑल्सो प्रूफ रीड द रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल। इस तरीके से हमने यहां पे कंक्लूड किया कि सीडीके होते क्या है, साइक्लिन होते क्या है। यहां पे हम कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके आगे जितना भी है हम सारा कुछ पढ़ेंगे। मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे और एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आप खुद से ही सॉल्व करोगे। दिस इज माय प्रॉमिस। सो बिफोर कंक्लूडिंग आई वांट टू से वंस अगेन कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें मेहरबानी करके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट हासिल करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।